नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और पीआईबी में प्रकाशित इम्पोर्टेंट्स कीवर्ड्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पे। यहाँ पे एक न्यूज़ है, फ्रीबीज क्या है। फ्रीबीज क्या है का संबंध द हिंदू में प्रकाशित आर फ्रीबीज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। आर फ्रीबीज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया लेख पर आधारित है, जो द हिंदू में प्रकाशित हुई है। इसमें सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों या फ्रीबीज के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों के बारे में चर्चा की गई। तो देखते हैं कि फ्रीबीज इसके अंतर्गत क्या है। देखिए कि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली, पानी की आपूर्ति, बेरोजगारों, दिहाड़ी मजदूरों एवं महिलाओं के लिए मासिक भत्ते के साथ साथ लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे गैजेट देने का वादा करते हैं। राज्यों को फ्रीबीज प्रदान करने की आदत हो गई है, चाहे वह ऋण माफ़ी के रूप में हो या मुफ्त बिजली, साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट आदि के रूप में। लोक लुभावन दबावों या चुनावों को ध्यान में रखकर किए जाने वाले ऐसे कुछ खर्चों पर निश्चय ही प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन यह देखते हुए कि पिछले 30 वर्षों से देश में असमानता बढ़ रही है, सब्सिडी के रूप में आम आदमी को किस प्रकार की राहत प्रदान करना अनुचित नहीं माना जा सकता है। अर्थात 30 वर्षों से देश में असमानता बढ़ रही है, सब्सिडी के रूप में आम आदमी को किसी प्रकार की राहत प्रदान करना अनुचित नहीं माना जा सकता, बल्कि वास्तव में अर्थव्यवस्था के विकास के पथ पर बने रहने की आवश्यकता है। ठीक है, एक इसी में टर्मिनोलॉजी है क्रेडिट कल्चर का विनाश का, कि इसमें जो है फ्रीबीज की वजह से क्रेडिट कल्चर का विनाश होता है। जैसे कि फ्रीबीज के रूप में ऋण माफ़ी, लोन वेवर्स के अवांछित परिणाम भी सामने आ सकते हैं। ऋण माफ़ी के जो हैं गलत परिणाम भी आ सकते हैं, जैसे कि यह संपूर्ण क्रेडिट कल्चर को नष्ट कर सकता है और इस बुनियादी प्रश्न को धुंधला कर देता है कि ऐसा क्यों है कि किसान समुदाय का एक बड़ा भाग बार बार कर्ज के जाल में फंसता रहता है। नेक्स्ट है ह्यूज लर्निंग लॉस। इसका संबंध जो है एनईपी, नई शिक्षा नीति से संबंध रखता है। यह न्यूज जैसे कि आपको बता दें कि हाल ही में जो है शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के लिए जन आदेश दस्तावेज जारी किया है। उससे रिलेटेड यह कंसेप्ट है ह्यूज लर्निंग लॉस। इसमें होता क्या है कि जो विद्यार्थी, जो बच्चे जो हैं कोविड-19 महामारी के कारण जो है नियमित शिक्षण और सीखने में रुकावट के वजह से छात्रों के बीच जो ह्यूज लर्निंग लॉस की पहचान की गई है, उसको जो है उसके लिए जो है राज्य और केंद्र द्वारा तत्काल संज्ञान में लिए जाने के लिए कहा गया है कि आप जो है जिस बच्चे को कोविड-19 के कारण नियमित शिक्षण और सीखने में रुकावट आई है, आप उसको पहचान कीजिए। उन्होंने इसका नाम दिया है ह्यूज लर्निंग लॉस। ठीक है, इसी से संबंधित एक और टर्मिनोलॉजी है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। देखिए एनसीईआरटी भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। किसके तहत की गई थी? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। ठीक है, देखिए तहत की गई थी। यह जो है एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में की गई है। धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में की गई थी। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य में अनुसंधान करना, प्रशिक्षण देना, नीति निर्माण करना और पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। और एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो भी हम अभी कर रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, जैसे कि हमने आप देख रहे होंगे इसे फ्रीबीज है, तो ये जो है द हिंदू का आर्टिकल है, एडिटोरियल का है। उसमें से मैंने ये कोशिश किया है कि फ्रीबीज आखिर है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसमें से लिख सकते हैं। जैसे क्रेडिट कल्चर का विनाश, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि क्रेडिट कल्चर क्या है। तो इसलिए मुझे आपको ध्यान रखना चाहिए क्रेडिट कल्चर क्या होता है। कि ऋण माफ़ी की वजह से ऋण माफ़ी तो सरकार करती है, लेकिन उसके गलत परिणाम भी आ सकते हैं कि जो व्यक्ति ऋण चुका भी सकते हैं वो भी ऋण नहीं चुका सकते, जिसके कारण वह कर्ज के जाल में फंसता रहता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे।
ठीक है। जैसे ह्यूज लर्निंग लॉस है तो आपको पता होना चाहिए। एक जो है द हिंदू का आर्टिकल में एक छोटा सा कॉर्नर में लिखा होता है ह्यूज लर्निंग लॉस। ये आप कंसेप्ट को क्लियर रहेगा तो यहाँ प्रीलिम्स में या फिर इसको मेंस में उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये हमने इसके अंतर्गत ये इसकी चर्चाएं उसमें नहीं थी, मैंने इसको अलग से इंक्लूड किया है कि अगर उसने इस चीज़ के बारे में चर्चा की गई तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अर्धचालक। देखिए हमने सीधे पॉइंट की बात की है, हमने सारी न्यूज़ को नहीं उठाया, जो हमारे ज़रूरत की है हमने उसको लिया है। अब अर्धचालक जैसे इसका संबंध जो है जैसे कि हाल ही में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बेंगलुरु में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत जो है सेमीकॉन इंडिया 2022 का उद्घाटन किया है। सेमीकॉन इंडिया 2022 की शुरुआत की है। इससे संबंध रखता है तो हम बाकी चीज़ों का आप तो करंट अफेयर में पढ़ेंगे, मंथली मैगजीन में या फिर कहीं से पढ़ ही लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि अगर कि अर्धचालक होता क्या है। अगर वो सेमीकॉम की बात कर रहा है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, तो हमें अर्धचालक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखते हैं कि अर्धचालक जो है एक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच विद्युत चालकता में मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस का कोई भाग होता है। जैसे ये पॉइंट हो गई, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का कोई एक क्रिस्टलीय मध्यवर्ती भाग होगा जो दोनों को अलग करेगा, ठीक है। ये होती है अर्धचालक। अर्धचालकों का उपयोग कहाँ होता है देखते हैं। डायोड में होता है, ट्रांजिस्टर में होता है, एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह के उपकरणों को उनकी कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, बिजली दक्षता एवं कम लागत के कारण व्यापक रूप में उपयोग में लाया जाता है। अलग अलग घटकों के रूप में इनका उपयोग सॉलिड स्टेट लेजर सहित बिजली के उपकरणों, ऑप्टिकल सेंसर, प्रकाश उत्सर्जक में किया जाता है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो चिप का निर्माण करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और नीदरलैंड। इसके जो है अग्रणी जो है निर्माता और निर्यातक दोनों हैं। ये इसका प्रोड्यूसर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं, ठीक है। जर्मनी भी इंटीग्रेटेड सर्किट का उभरता हुआ एक उत्पादक है। अब कहीं उभरता हुआ है कि अभी जर्मनी भी इस पर प्रयास कर रहा है कि हम भी इसको उत्पादन करें, उभरता हुआ उत्पादक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जूट के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। तो चलिए देखते हैं कि जूट की कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए। जैसे कि तापमान जो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। वर्षा लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी का प्रकार की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। उसमें भी जो जल निकासी वाली अर्थात जिसमें जल जमाव नहीं होना चाहिए, जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होगी। तो उत्पादन की बात करें तो भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। हालांकि क्षेत्र और व्यापार के मामले में बांग्लादेश भारत के 7% की तुलना में वैश्विक जूट निर्यात के 3/4 भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी पर केंद्रित है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा शामिल हैं। भारत के कुल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, मतलब पश्चिम बिहार, बंगाल और असम 3 स्टेट का लगभग 99% हिस्सा किसका है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम का है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो जूट है इसका उपयोग कहाँ होता है। इसे जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान देंगे, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है जूट की थैली बनाने में, चटाई रस्सी बनाने में, सूत बनाने में, कालीन और अन्य प्रकार की कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है कि जूट मिट्टी का प्रकार है, उत्पादन हो गया और जूट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जूट का मैप पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है। देखिए ये क्षेत्र हमारा है। देखिए ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, देखिए ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है जहाँ जूट उत्पादन अच्छा होता है। ये तेलंगाना का क्षेत्र है, ये उड़ीसा का क्षेत्र है और ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है।
ये बिहार का क्षेत्र है, सॉरी ये बिहार का क्षेत्र है इसे, और ये हो गया अपना असम का क्षेत्र है, ये मेघालय का क्षेत्र है। ठीक है, कुछ क्षेत्र नागालैंड में भी आता है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जो हमारे मेजर स्टेट हैं वो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अम्फान चक्रवात। ठीक है, अम्फान चक्रवात, देखिए यहाँ पे आप कहेंगे अम्फान चक्रवात किस तरह इस टॉपिक को कवर करते, क्यों करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसमें जूट उत्पादन के कमी होने का एक बड़ी वजह है वहाँ पे चक्रवाती तूफान आना, जिसके वजह से वहाँ पे जो है प्रभावित हुआ है, वहाँ पे जो है जूट का उत्पादन प्रभावित हुआ। कई सारे मिल बंद हो गए, और इसमें इसके पीछे कई सारे चीज़ नहीं थे। मिल वजह होने से वहाँ पे कई ऐसे परिवार है, कैसे ऐसी बहुत सारी जनसंख्या है जिसके मतलब वो जो वहाँ रोज़गार प्राप्त करते थे उस पर प्रभावित हुआ है। बहुत बड़ी समस्या वहाँ के लिए है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि एक बड़ी वजह है कि वहाँ पे जो सुनामी है और चक्रवात ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट करता है। तो एक केस उसमें आया था कि अम्फान चक्रवात जिस समय आया था उसमें भी जो है जूट के उत्पादन पे काफ़ी प्रभाव डाला था। तो देखते हैं चक्रवाती तूफान अम्फान के नज़रिए से देखें क्या होता है। ठीक है, देखिए मौसम विभाग की चेतावनी को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: येलो वार्निंग, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। देखते हैं येलो वार्निंग क्या है। येलो वार्निंग अथवा साइक्लोन अलर्ट, देखिए जब 48 घंटे पूर्व, मतलब कि जब मौसम प्रतिकूल हो रहा, संभावना होने से 48 घंटे पूर्व अगर सूचना दी जाती है तो हम क्या कहेंगे, येलो वार्निंग हुआ। मतलब प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 48 घंटे पूर्व जो दी जाएगी वो तो येलो वार्निंग कहलाएगी। एक है ऑरेंज अलर्ट, देखिए साइक्लोन वार्निंग इसको कहते हैं साइक्लोन अलर्ट, येलो वार्निंग कहते हैं साइक्लोन अलर्ट, और इसको करते हैं ऑरेंज अलर्ट। इसमें क्या होता है, 24 घंटे पूर्व जारी किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 24 घंटे पूर्व जारी करता है तो उसे ऑरेंज अलर्ट कहेंगे। तीसरा है रेड अलर्ट, चक्रवात के लैंडफॉल के पश्चात चक्रवात की गति की संभावित दिशा और भूभागीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मौसम विभाग द्वारा उड़ीसा और बंगाल के लिए येलो वार्निंग अथवा साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया था। उस समय मई की न्यूज़ है, तो उस समय जो है येलो वार्निंग इसके लिए जारी किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड, फिर उसी न्यूज़ से ये भी संबंधित है कि हमें जानकारी होनी चाहिए अगर जूट के उत्पादन क्षमता पे कमी आई है तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता था। तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड की उसमें भूमिका होती है। देखते हैं राष्ट्रीय जूट बोर्ड क्या है। तो भारतीय जूट के प्रचार के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड एक सर्वोच्च निकाय है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत स्थापित इस बोर्ड की अध्यक्षता भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है कि भारत जूट के प्रचार के लिए जो बोर्ड गठन किया गया था वह राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय करता है। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय करता है। ठीक, नेक्स्ट है कि जूट विनिर्माता विकास परिषद, जूट मैन्युफैक्चरर्स डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 1984 में एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। पॉलिटी में पढ़ेंगे कि सांविधिक निकाय क्या है, विधिक निकाय क्या है और संवैधानिक निकाय क्या है, उसके बारे में पॉलिटी में आप पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जूट विनिर्माता विकास परिषद का गठन 1984 में सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था, किंतु अब इसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड में समाहित कर दिया गया। अब जो है इसको राष्ट्रीय जूट बोर्ड में मर्ज कर दिया गया। किससे कर दिया गया मर्ज, तो जूट विनिर्माता विकास परिषद को मर्ज कर दिया गया राष्ट्रीय जूट बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत जूट निगम लिमिटेड, उसी संबंधित है फिर भारतीय जूट निगम लिमिटेड, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भारत जूट निगम लिमिटेड कलकत्ता में स्थापित भारत सरकार की एक एजेंसी है जो जूट की खेती करने वाले राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी एवं सहायता प्रदान करती है। इसका गठन 1971 में हुआ था। ध्यान रखना है कि भारतीय जूट निगम लिमिटेड कलकत्ता में स्थापित भारत सरकार की एक एजेंसी है जो जूट की खेती करने वाले राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सहायता प्रदान करती है। तो क्या इसका काम क्या है, जेसीआई का काम क्या है, तो एमएसपी
एमएसपी एवं सहायता प्रदान करना, किसे? जूट की खेती करने वाले राज्यों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जूट से संबंधित जो न्यूज़ था उस पर। इस चीज़ों को इस तरह से पढ़ना है कि जूट से संबंधित अगर कोई न्यूज़ आ रहा है तो उससे संबंधित क्या क्या जो यूपीएससी क्या क्या टारगेट कर सकती है पूछने के लिए, वो चीज़ें हैं। ये ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा कारगर होगा। नेक्स्ट हमारा नई दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल। ठीक है, देखिए ये न्यूज़ में क्यों था। देखिए दिल्ली का जो एलजी है, जो केंद्र सरकार जिसको नियुक्त करती है, जिसको उपराज्यपाल कहते हैं, उसके और वहाँ के जो निर्वाचित सरकार है उनके बीच टकराव की स्थिति हुई। क्यों हुई? तो जो वहाँ की स्थानीय सरकार है, जो निर्वाचित सरकार है, वह चाहती है कि दिल्ली को जो है राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाए। तो इसी के लिए जो वो दोनों में टकराव को स्थिति उत्पन्न हुई। तो इसमें देखना है कि दिल्ली का निर्माण ही कैसे हुआ था, इसके विवादों को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए संविधान की जो अनुसूची 1 के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा प्राप्त है, जबकि संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 क्लाउज ए के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया। अब ध्यान रखना है कि अनुसूची 1 के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 239 क्लाउज ए के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके कि देखिए 69वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 239 ए को सम्मिलित किया गया, जिसने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित करने की घोषणा की। कौन? कि 239 ए जो है दिल्ली को एक उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित करने की घोषणा करता है, जो निर्वाचित विधानसभा की 2 चीज़ें सहायता एवं सलाह का काम करता है। कुछ निर्वाचित विधानसभा की सहायता पर एवं सलाह, मतलब कि जो उपराज्यपाल हैं, जो 239 के तहत जो उपराज्यपाल का नियम लाया गया कि उपराज्यपाल होगा प्रशासित करने के लिए, वह उपराज्यपाल जो है वहाँ के निर्वाचित विधानसभा की सहायता एवं सलाह पर काम करेगा। ठीक है, निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह पर काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो उपराज्यपाल है वह दिल्ली के निर्वाचित विधानसभा के सहायता एवं सलाह पर काम करेगा। ठीक है, हालांकि सहायता और सलाह का अर्थ यहाँ पे ये है कि निर्वाचित विधानसभा के पास राज्य व समवर्ती सूचियों के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि के अपवाद के साथ अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भूमि के अपवाद के साथ अधिकार प्राप्त है। इन सारे चीज़ों पे नहीं है, इनके अलावा सारी चीज़ों पे क्या है, उनके अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए यह भी कहता है कि उपराज्यपाल को या तो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है, या वह राष्ट्रपति द्वारा किसी संदर्भ में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य होता है। जैसे कि यहाँ पे ये हुआ कि जो उपराज्यपाल है, या तो वहाँ जो निर्वाचित मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है उसके सलाह पर कार्य करेगा, या तो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय को राज्यपाल लागू करने के लिए बाध्य होता है। 2 चीज़ें हैं, या तो वहाँ के निर्वाचित सरकार है वहाँ के निर्वाचित सरकार के सलाह पे कार्य करेगा, नहीं या सलाह पे कार्य करेगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य होगा। 2 चीज़ें हैं। ठीक है, साथ ही अनुच्छेद 239 ए के अनुसार उपराज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद के निर्णय को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की विशेष शक्तियां प्राप्त है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय होगा वहाँ के उपराज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार जो है उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच इस दोहरे नियंत्रण से सत्ता संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे 3 चीज़ें एक साथ बन रही है कि यहाँ पे एक राज्य सरकार तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे जो स्थानीय सरकार है दिल्ली की, और एक क्या है, एक है केंद्र सरकार, ये, और एक बीच में है एलजी जिसको बोलते हैं। ये तीनों के बीच अलग अलग शक्तियाँ हैं, जिसके केंद्र में जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अंतर्गत ये इसको पावर दे रहे हैं कि जो भी तुम्हारे पास यहाँ के मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेना होगा हमारे लिए तुम आरक्षित रखोगे, और हम जो कहेंगे तुम वो निर्णय लागू करने के लिए एलजी को बाध्य करेगा, कौन? राष्ट्रपति करेगा। इस तरह का यहाँ पे 3 तरह के नियंत्रण बन रहे हैं। दोहरे नियंत्रण है, फिर भी यहाँ पे 3 तरह के बन रहे हैं कि यहाँ पे स्थानीय मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, यहाँ पे एलजी है, और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति है। इस तरह के वैसे राष्ट्रपति यहाँ पे एलजी जो है ये तो केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, उसी के नियंत्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं, आज पहली वीडियो है, थोड़ी दिक्कत हो रही हुई चीज़ों को समझाने में, तो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, लेकिन हम अगले बार से ध्यान रखेंगे कि इसको सहज रूप में बताने का प्रयास करें। देखिए अभी अगला न्यूज़ है हाथियों संबंधित प्रमुख बिंदु। देखिए
आपको पता होगा कि 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी एक सवाल जो था हाथी पे था। तो क्यों था, तो उस समय जो न्यूज़ में पूछने का जो मुख्य कारण था उसमें हाथी और मानव संघर्ष की वजह से पूछा गया था। आपको पता होना चाहिए था कि जो केरल में, आई थिंक वायनाड ही था, केरल के वायनाड जो प्लेस था वहाँ पे वो हाथी के जो गर्भवती हाथी थी उसको पटाखे के वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उससे रिलेटेड सवाल को बनाया गया था। इसमें जो पॉइंट बन रहा है इस मई में कि ये भी मूल रूप से जो मानव हाथी संघर्ष है उसी से संबंधित है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, इसमें जो प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है इसको इस बिंदु को लाने का मुख्य कारण ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लाया गया है, प्रोजेक्ट हाथी जो लाया गया है, उसकी जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसमें क्या हुआ कि 16वीं संचालन समिति की बैठक हुई है हाल ही में। उसमें बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मतलब भारत ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने और उसके प्रबंधन के लिए जो है हाथी के जो रेंज राज्य हैं वहाँ पे जो है कर्मचारी के जो मार्गदर्शन के लिए जो है फील्ड मैनुअल लॉन्च किया है। मतलब किस तरह जो है वहाँ पे मानव हाथी संघर्ष ना हो उसके लिए जो है जो हाथी रेंज मतलब कि जहाँ पे हाथी का रेंज है, जहाँ पे हाथी अपना विचरण करता है, हाथी जहाँ पे रहता है उस राज्यों में जो कर्मचारियों के मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि कम से कम जो है वहाँ पे मानव हाथी संघर्ष हो। किसमें, तो 16वीं संचालन समिति की बैठक हुई, तो उसमें जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, भारत के मंत्रालय ने इसमें संज्ञान लिए थे। उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो यूपीएससी जिससे पूछना चाहती है उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक भारत में हाथियों का वर्तमान आकर देखें। भारत में लगभग अभी 70,000 एशियाई हाथियों का घर है। यहाँ पे जो है हम हाथियों के सभी प्रकारों को देखने वाले हैं। यूपीएससी जो है यहाँ भारत का है तो वो तो है, जो भारत के अलावा जो भी विश्व के जहाँ भी हाथी के टाइप्स हैं, जहाँ पे क्रिटिकल रहा है वो उस हाथी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। जैसे अफ्रीका में भी हाथी का बहुत सारे टाइप्स हैं तो उसके बारे में अभी थोड़ी जानकारी लेंगे, तो चीज़ें क्लियर रहेगी कि हाँ हाथी के बारे में हमने पूरी डिटेल पढ़ रखा है। इससे अगर यूपीएससी पूछती है तो बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इतना हम लोग करके जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या है भारत में हाथियों के वर्तमान आंकड़े। भारत में लगभग 70,000 ऐसे ही हाथियों का घर है। जो विश्व की हाथी प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, भारत में भी है। ठीक है, हाथी जनगणना 2017 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की जनसंख्या सबसे अधिक है, 6,049 है। इसके बाद असम है और उसके बाद केरल है। ठीक है, ध्यान रखना है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ पे है, तो कर्नाटक में पहले स्थान पे है, कर्नाटक के बाद असम में है, असम के पश्चात कहाँ पे, केरल में। ये सीरीज रखना है। ठीक, इस तरह से पूछ सकता है कि किस तरह। हाँ, शायद एक सवाल इस पर भी था कि हाँ उसने एक ही सवाल में 3 पॉइंट दिया था, उसमें ये पूछने उसमें निहित था कि कहाँ पे सबसे अधिक है, तो उसमें इस चीज़ों को पूछ रखा है, इनडायरेक्ट पूछा गया है उसमें। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। अब है एशियाई हाथी। यहाँ पे आपको एशियाई हाथी का चर्चा चला है तो आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो एशियाई हाथी कौन, देखिए एशियाई हाथी की 3 उपप्रजातियाँ हैं। भारतीय जो एशियाई हाथी में 3, जो एक भारत में रहने वाले हाथी है वो, एक सुमात्रा और एक श्रीलंकन। ठीक है, 3 तरह के। आप एनवायरनमेंट में भी इसको पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे कि जैव विविधता संरक्षण जब पढ़ेंगे तो उसमें हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी माइका करके एक प्रोजेक्ट लाया गया, वो भी हाथी से संबंधित है। माइक बोलते हैं, माइक। उस लोग को हम आगे देखेंगे, इसको MIKE बोलते हैं। इसमें 9 पॉइंट्स हैं, इसमें उसको देखना होता है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं, 9 इनिशिएटिव इस पे है, उसको देखना होता है। ठीक है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। इसमें भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंकन 3 प्रकार की उपप्रजाति हैं। जो भारतीय उपप्रजाति सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय जो उपप्रजाति है वो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। हाथियों के झुंड का नेतृत्व हाथियों के झुंड का नेतृत्व सबसे पुरानी और बड़ी मादा सदस्य झुंड की जो माता होती है। ये सवाल ही पूछ चुका है, कौन करता है, झुंड की माता करती, यही है। झुंड जब न्यूज में नहीं होता है तो ये जो पॉइंट है झुंड की माता द्वारा किया जाता है। इस झुंड में नर हाथी की सभी संतानें नर और मादा शामिल होती है। इस झुंड में जो है नर हाथी की सभी संतानें नर और मादा शामिल होती है। ये जो पॉइंट है झुंड, इस बार सवाल पूछा गया 2022 में कि उसमें डायरेक्ट था कि हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है। जैसे मादा सदस्य है, मादा सदस्य बोलो या फिर झुंड की माता।
तो ये चीज़ किसी न्यूज में नहीं आया था, लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो है झुंड की माता कहाँ लिखा हुआ था। तो एक मैंने एनसीईआरटी देखी थी 4th या 3 क्लास की हिंदी क्लास थी, उसमें हाथी की कहानी दिया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि डायरेक्ट लिखा हुआ था कि जो मतलब जो हाथियों का झुंड का नेतृत्व जो है उसकी हथनी करती है। हथनी मतलब जो मादा जो होती है ना, मादा सदस्य करती है, मतलब झुंड की माता करती है। ये चीज़ें थी वहाँ पे, ठीक है। आप लोग को डिस्प्ले पे दिख भी रहा होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, हम चीज़ों को वॉइस ओवर कर देते हैं। फिर भी देखते आगे क्या है। हाथियों में सभी स्तनधारियों की सबसे लंबी गर्भकालीन अवधि कितने दिन को होती है? 680 दिनों की। सबसे अधिक दिनों स्तनधारियों में ध्यान रखना है, स्तनधारियों में सबसे अधिक दिनों की गर्भधारण करने की क्षमता 680 दिनों होती है। 22 में अर्थात 22 महीने तक वो गर्भधारण क्षमता रखती है। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें कि जो हथनी होती है वह जो है जब 14 वर्ष से 45 वर्ष की होती है तो वह जो है 4 साल में 1 बच्चे देती है। जैसे कि 14 से 45 वर्ष की है तो 4 साल में 1 बच्चे देती है। औसतन है 14 से 45 औसतन 14 से 45 वर्ष की उम्र में जो है वह 4 वर्ष में 1 बच्चे देती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब अंतराल जब 52 साल की हो जाती है तो उनकी जो क्षमता है कम हो जाती है, मतलब 5 वर्ष में वह 1 बच्चा देती है, ठीक है। उसी तरह जब वो 60 साल की हो जाती है तो उसकी और क्षमता कम हो जाती है और वह 6 साल में जो 1 बच्चे को जन्म देती है। इस तरह से अगर बात करें वैश्विक जनसंख्या के हाथी की तो अनुमानित 20,000 से 40,000 है। किसकी? तो ये जो हमारी एशियाई हाथी है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी जनसंख्या अनुमानित 20,000 से 40,000 है। अगर IUCN लिस्ट की बात करें तो संकटग्रस्त इंडेंजर्ड है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट में डाला गया और साइट्स के परिशिष्ट फर्स्ट में डाला गया। इस तीनों के बारे में आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। बहुत बड़ी कंसेप्ट है, ये तीनों के नहीं, इसके बारे में IUCN के बारे में और इसके बारे में तीनों के बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे कि संकटग्रस्त कब होता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कब होता है। तो इस सब बारे में आप लोग इन्वायरमेंट में ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग ने अफ्रीकी हाथी, इसी से टाइप से निकल रहा है एक अफ्रीकी हाथी। क्या देखिए, अफ्रीकी हाथियों की 2 उप प्रजातियाँ हैं। अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजातियाँ हैं, सवाना झाड़ी वाला और सवाना झाड़ी वाला हाथी और वन हाथी। इसकी वैश्विक जनसंख्या बात करें तो 4 लाख है। इससे पहले जुलाई 2020 में क्या हुआ था कि अफ्रीका के बोत्सवाना में सैकड़ों हाथी की मृत्यु हो गई थी। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ में था, तो मैंने सोचा कि हाँ, इंडिया में अगर इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया गया है तो अफ्रीका में 2020 में इसकी मृत्यु हुई है तो इसको हमको लेके चलना चाहिए कि इसकी स्थिति वहाँ पे किस तरह की है। तो आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीकी हाथी की 2 प्रजातियाँ होती है, सवाना हाथी और एक वन हाथी। इसकी 4 लाख है। ये तो पूछना नहीं, ये तो हम लोग खुद के इन्फॉर्मेशन के लिए रखते हैं, ये तो पूछना उनका है नहीं। हाँ, लेकिन ये पूछ सकता है कि किस सूची में शामिल है। तो उसकी IUCN की लाल सूची में शामिल है। अब लाल में लिखा IUCN के 2 तरह का है ना, कि अफ्रीकी सवाना और अफ्रीकी वन हाथी है, 2 तरह का हाथी है ना। तो जो IUCN के लिए लाल सूची में दोनों शामिल है, लेकिन अफ्रीकी सवाना हाथी संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड में, और ये जो अफ्रीकी वन हाथी है अति संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकल इंडेंजर में शामिल है और साइट्स के परिशिष्ट फर्स्ट में शामिल है। तो ठीक है, आज का हमारा आई थिंक पॉइंट इतना ही है और बाकी चीज़ों को हम लोग आगे देखने की किसी तरह कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम और चीज़ों को लाएंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के हम प्रयास करेंगे कि इससे भी बेहतर करने का। ये पहली वीडियो थी, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, फिर भी हम प्रयास करेंगे अच्छी करने का। देखिए हम लोग ने भी 10 पॉइंट को देखा है और आई थिंक आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो आप लोग सब्र करके इस चीज़ों को देखिए, चीज़ें अच्छी लगेगी आप लोग को, उम्मीद करते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।